इसका विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था का, कि ये कोई मानव जाति एक विलक्षण घटनाक्रम है और इसको जो है पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ उसके अधीन करने का जो अधिकार है वो ऐसा नहीं है, वो उसका एक पार्ट एंड पार्शियल है और वो पूर्णता में ही जिंदा रह सकता है। ये अब साबित होने लोगों को भी महसूस होने लग गया है। जो फिलोसोफर थे, खास करके आरपी सराफ साहब ने तो बहुत हिस्टोरिकली सारी चीजों को बताया कि ये एक मानव जाति ऐतिहासिक रूप से किस तरह से इस स्टेज में आई है और अब किस स्टेज में हम जी रहे हैं, इसके बारे में वर्णन किया है। दूसरा जो विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था का जो असूल है वो ये मानता है कि मानव जाति का जो कार्यकलाप है, गतिविधि है, उसका मूल स्रोत निजी है। ये जितने भी फिलोसोफर रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, विचारक रहे हैं, जो विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था के एंगल के दृष्टिकोण से सोचते हैं, उनके दृष्टिकोण से उन्होंने हमेशा कहा है कि मनुष्य जो है स्वार्थी प्राणी है और निजी हित इसकी हमेशा प्रथम आवश्यकता रही है और सामाजिक हित को उन्होंने गौण किया, दूसरे दर्जे पर रखा। जबकि आरपी सराफ साहब के बहुत सारे लेखों में, साहित्य में ये बात बिल्कुल साफ है कि निजी और सामाजिक के संतुलन से ही ये यहाँ तक मानव जाति का अब तक का इतिहास ये बताता है। और मानव जाति के कैरेक्टर के बारे में भी सराफ साहब ने बहुत साफ लिखा है कि ये बायो सोशल प्राणी है। जैव सामाजिक का मतलब हुआ कि अगर उसके निजी से संबंधित जो भी उसकी पर्सनल एक्टिविटी है उसको छोड़ करके जितनी भी गतिविधियां वो कर रहा है वो सब सामाजिक है। मतलब निजी और सामाजिक के बीच में संतुलन है और मानव जाति का कैरेक्टर जैव सामाजिक है। ये दूसरा जो है पहलू प्रकृति मानव केंद्रित के अनुसार। और अगर मान लीजिए मानव जाति की जीवन शैली अगर निजी पर ही टिकी रही तो वो पशु जीवन के समान है और वो हम विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था में देख रहे हैं कि किस तरह से उसके जितने भी जीवन शैली है उसकी वो पशु के समान होती जा रही है। उसको बदलने की जरूरत है। निजी और सामूहिक के संतुलन, निजी या सामाजिक के संतुलन और बायो सोशल जो कैरेक्टर है मनुष्य जाति का, उसके अनुसार एक्ट करने की जरूरत है। प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन ये मानता है कि ये जो पहलू है, ये पहलू बहुत हद तक ग्रास रूट तक लोगों में विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था के द्वारा भी और ऐतिहासिक रूप से भी इसके अंदर कुछ इंटीग्रेट हुआ है। तो हमें इस पर भी एम्फेसिस या जोर देने की जरूरत है कि मनुष्य जाति का चरित्र बायो सोशल है। तीसरा जो विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था के क्रियाशील रहने का जो पैमाना है, क्रियाशील होने के जो कारण है और उसके जो असूल है, उसमें यह है कि ये जो आर्थिक तौर पे मुनाफे को खुशहाली और तरक्की का मापदंड मानते हैं और इसी को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानव जाति के सामने रखा कि अगर मुनाफा हो रहा है उसी से हमें खुशहाली मिलेगी, आर्थिक विकास हो रहा है उसी से हमें खुशहाली मिलेगी, उसी से मानव जाति का विकास माना गया है। तो यह अर्थात ये जो धन दौलत का जो मामला है, धन दौलत बढ़ाने, जीडीपी बढ़ाने देश के रूप में या कुछ चंद लोगों के हाथों में धन दौलत इकट्ठा करने का जो अभियान विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था ने अपने एजेंडे के मार्फत मानव जाति के सामने रखा और उस पर चलायमान है, ये बहुत मानव जाति के विकास में भारी रोड़ा बना हुआ है। और इसीलिए ये जो विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था का जो ये असूल है कि धन दौलत ही बहुत बड़ी है, यही सब कुछ है और यही हमारी पूंजी है, बजाय प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन ने यह कहा कि धन दौलत या स्टॉक मार्केट या जो दूसरा माल का संग्रह, ये सब विनिमय का साधन है। असली प्रकृति के और मानवीय संसाधन जो है वही असली पूंजी है। ये जो इस पर आने के लिए हमें लगातार प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन प्रयास कर रहा है। ये जो इसका जो असूल था कि जिसमें खुशहाली और प्रगति को उन्होंने जीडीपी से जोड़ा, आर्थिक खुशहाली से जोड़ा, भौतिक उपभोक्तावाद से जोड़ा,
जिसकी वजह से समाज के अंदर चंद लोगों के हाथ में पूंजी एकत्रित होती गई और अधिकतर लोग गरीबी, बेरोजगारी और तंगहाली में गिरते गए। और आज हालात ये है कि अमीरों और गरीबों की खाई और असमानता के आंकड़े सभी के सामने हैं। चौथा, जो विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था के चलायमान का जो क्रियाशील होने का कारण जो है, वो हर चीज को ताकत और सत्ता, उनका ये असूल है कि ताकत है तो सत्ता प्राप्त हो जाएगी। यानी सत्ता और ताकत, धन दौलत के जरिए भी और मसल पावर से भी, मतलब किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद के मार्फत वो ताकत को ही ताकत का स्रोत मानते हुए लोगों का जो न्यायप्रिय व्यवहार है, यानी मानव जाति की एक सामान्य इच्छा है कि सब समान हो, सबको न्याय प्राप्त हो, ये जो अवधारणा है उस पर भारी कुठाराघात कर रही है। प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन ये मानता है और आरपी श्राफ साहब के साहित्य में बार बार लिखा हुआ है कि सामाजिक प्रक्रिया में मानव का स्वभाव समता और न्याय के लिए तीव्र इच्छा रखता है। तो समता और न्याय के विरुद्ध जो एक्टिविटी है ताकत की, चाहे वो ताकत पैसे की हो, चाहे वो ताकत मसल्स पावर की हो या और किसी की ताकत हो, जाति की, धर्म की या और कोई, ये जो ताकत के बल पर सत्ता ग्रहण करना या ताकत के आधार पे ही सारा निर्धारण करना, इससे विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था अपने एजेंडे को लागू करती जा रही है। और हालात ये है कि आज ग्राम स्तर से लेकर संयुक्त राष्ट्र स्तर तक सारे फैसले जो ताकत के आधार पर हो रहे हैं, उसको भी, इस पर भी बहुत असरदार तरीके से सराफ साहब ने बहुत सारे बातें लिखी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, कि ताकत को नहीं बल्कि हमें समता और न्याय के आधार पर समाज बनाने का उद्देश्य रखना चाहिए। पांचवा, जो ये विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था के क्रियाशील रहने का जो असूल है, वो सबसे बड़ा खतरनाक तरीके से मैं कह सकता हूं, वैसे तो सारे ही खतरनाक ही है, लेकिन उनमें से ये खतरनाक है कि कहना कुछ और करना कुछ। ये जो दोगलेपन का जो सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं कह करके ये दोगलेपन का जो प्रचार है, वो टॉप टू बॉटम है। लोगों में ये जो भारी मात्रा में, यानी आम स्तर पे आप अगर कहें तो साधारण आदमी भी उस प्रक्रिया में उलझा हुआ होता है कि यार कह दो नहीं, यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है, कहना कुछ और करना कुछ। ये जो दोगलापन का जो व्यवहार है, वो लोगों के हितों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन का मानना यह है कि जो कहो वो करो और उसकी पालना करो। और हालात आज विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था में ये है कि इस व्यवहार के कारण पूरे मानव जाति में धोखेबाज, झूठों, घोटालेबाजों को लगातार इससे फायदा पहुंच रहा है। और वो विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था में प्रकृति की बर्बादी और मानव संसाधनों को इस कदर निचोड़ने में लगे हुए हैं कि उसके आंकड़े देखे बड़ी भयावह हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था का जो समाजशास्त्र है, वो धन और सत्ता को हासिल करने के लिए जो उन्होंने प्रतिस्पर्धा, पहले वो नेशन स्टेट के रूप में थी, अब वो ब्लॉक्स के रूप में है या गुटीय रूप में है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या विश्व स्तर पे जो इन्होंने धन और सत्ता का जो ये कारोबार बढ़ा दिया है, धन और सत्ता को हासिल करने का जो कारोबार का जो इनका क्रियाशीलता को जो असूल है, उसके कारण मानव जाति को भारी नुकसान हो रहा है और उससे पूरे पर्यावरण को उन्होंने बर्बाद किया है और मानव जाति को भी भारी संकट में डाल दिया है। जबकि हकीकत यह है, हमारे साहित्य में बार बार, हमारे प्रोग्राम में, हमारे संविधान में और लिटरेचर में आया हुआ है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन का मानना यह है कि हमारी पूंजी क्या है, असल पूंजी हमारी प्रकृति और मानव। इसीलिए हमारे संगठन का भी नाम प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन, यानी हम ये मानते हैं कि प्रकृति और मानव ये दो ही वो पैमाने हैं जिसके आधार पे मानव जाति आगे उनका जीवन बचाने की राह खोज सकती है। और इसी आधार पे हम ये कह सकते हैं प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन
विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था के समाजशास्त्र को दरकिनार करते हुए कह सकता है कि आज मानव जाति में जितना भी बदलाव दिख रहा है, ये जो बदलाव है वो मानव समाज के और प्रकृति के बीच में जो अंतरक्रिया उससे, और मानव समाज के भीतर जो अंतरक्रियाएं हो रही है अनगिनत तरीके से, इनके कारण ये जितना भी विकास या जो प्रगति या जो बदलाव ये जो दिख रहा है, ये उसके प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के इनबिल्ट है। वो ये मानता है कि ये जो पहलू हैं, प्रकृति और मानव, जिसकी वजह से हम मानव जाति इस स्टेज तक आई है, और इसके बचने का रास्ता भी इन दो पहलुओं में, इसको पूंजी मानने में, इसको ही सर्वोच्च मानने में निकल सकता है। इसके आगे विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था का समाजशास्त्र कभी भी शांति को स्थान नहीं देता है। वो हमेशा कलह, गुटबाजी, धड़ेबंदी और लोगों में हमेशा टकराव के नीति को ही फॉलो करता है। इस असूल के उलट प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन ये मानता है कि अगर विश्व शांति नहीं होगी तो लोगों का भला नहीं हो सकता। आज हालात ये है कि पूरी दुनिया में जगह जगह पर युद्ध छिड़े हुए हैं, जगह जगह पर कलह के पॉइंट बने हुए हैं, विवाद के बिंदु हुए हैं, उनको सुलगा करके ये विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था लोगों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन का ये मानना है कि विश्व शांति तभी कायम हो सकती है जब जितने भी विवादित मसले हैं, चाहे वो लोगों के बीच में है, राष्ट्रों के बीच में है, या और कहीं पर भी जिस भी स्टेज का है, वहां पर बातचीत से, सुलह से, समझौते से और लोगों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लेने में ये लोगों के हित में जाएगा। इस तरह से मैं ये समझता हूं कि ये जो 5, इसके अलावा भी हो सकते हैं, साहित्य में बहुत सारी बातें लिखी हुई, लेकिन 5 ये जो असूल हैं जो विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था के चलायमान क्रियाशील होने के, इनके उलट हमारे जो प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के असूल उसके क्या हैं, इसका कंपैरिजन करते हुए हम आगे बढ़े, और यही हम उनके सराफ साहब के दिए हुए दर्शन पे, समाज शास्त्र जो पूरा उन्होंने दिया है हर बिंदु पर, उस पर हम जो है आगे बढ़े, यही सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।